आज हम लोग 23 जनवरी को एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवालों का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आपका पहला सवाल जो त्रिकोणमिति से है, tan 300 डिग्री का मान बताएं। tan 300 डिग्री का मान बताएं, ये आपका पहला सवाल है। इसका मान हम लोग क्या लिखेंगे, tan 270 प्लस 30 डिग्री, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? और tan 270 प्लस थीटा का मान हम लोग क्या लिखते हैं, cot 30 डिग्री। और माइनस में क्यों? क्योंकि 270 से अधिक का जो मान होता है tan का वो निगेटिव होता है, tan और cot का। तो इसका मान cot 30 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3, और चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए ये मान निगेटिव होगा। ये आपका आंसर होगा। इस बात को समझने में कोई परेशानी क्या? सबसे पहले tan 300 को हमने लिखा 270 प्लस 30। ये बात आप जानते होंगे, 90, 180, 270 और 360, मतलब 90 तक में सभी प्लस होता है, फिर साइन, फिर कॉस यहाँ, फिर tan यहाँ ऑल, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ tan, ये पॉजिटिव होता है। इसके बाद जो दूसरा घर जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो tan 270 प्लस समथिंग, तो 270 प्लस 270 के बाद जो घर होगा वो तो कॉस का घर है, कॉस पॉजिटिव होगा, बाद बाकी निगेटिव, तो इसको निगेटिव होना है। और आप जानते हैं 90 प्लस समथिंग और 270 प्लस समथिंग ये बदल जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में। तो tan बदल गया कॉट में, और माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये उस घर में चला गया जहां ये निगेटिव होता है, और हम लोग इसका मान लेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने वीडियो दे दिया है, आप वहां जाकर दे सकते हैं। अगला सवाल है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा। इसको हम लोग, और ये सवाल कई एक बार पूछा गया है, tan 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/tan 3 थीटा, और ये ऊपर जाकर क्या कहलाएगा, tan 2 थीटा बराबर cot 3 थीटा, tan ऊपर जाएगा cot हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 90 माइनस 2 थीटा बराबर cot 3 थीटा। अब देखिए cot कैंसिल होगा तो यहाँ क्या दिखाई देगा, 90 माइनस 2 थीटा बराबर 3 थीटा, ये उधर जाकर 5 थीटा बराबर 90, और 5 से काट दीजिए, थीटा बराबर 18, और यहाँ थीटा का ही मान पूछा है। अगर इसका मान 1 तो थीटा बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन था। थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं, और यहाँ इसका मान पूछा, ये मान हम लोग दे चुके हैं। अगला सवाल आपका ये पूछा था, यदि a b से 25% अधिक हो तो b a से कितना % कम है? जब भी परसेंटेज हम लोग शुरुआत करते हैं तो शुरुआत शायद यहीं से होता है। a b से 25% अधिक है, ये 100 होगा तो 125 होगा। अब b a से कितना कम है? तुलना a से हो रहा है ना, तुलना 125 से हो रहा है। कितना कम है? 25 गुना 100, ये आपका आंसर होगा 25, 5 से 20 बार में 20%, ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, a b से दुगुना दक्ष है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो a अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा? a और b, a दुगुना दक्ष है तो दुगुना समय b को लगेगा, ये x दिन लेगा तो ये 2x दिन लेगा, और इसके 1 दिन का काम ये होगा, इसके 1 दिन का काम ये होगा, और दोनों के 1 दिन का काम दिया हुआ है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? 20 दिन में। तो 1 दिन में क्या करेंगे? 1/20। आइए एलसीएम लेते हैं, 2x, और यहाँ क्या होगा, 2 + 1 बराबर 1/20, 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, और 10 या 30, x का मान 30, मतलब x उस काम को कितने दिन में? 30 दिन में। ये आपका आंसर है। अगला सवाल आपका, a b से दुगुना दक्ष है, a b से दुगुना दक्ष है तथा दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो
600 रुपया के पारिश्रमिक में ए का हिस्सा क्या होगा। 40 दिन से तो हम लोग को कोई लेना देना है ही नहीं। क्वेश्चन कहता है ए बी, ए दुगुना दक्ष है बी से, तो दुगुना धन लेगा, मतलब ये 1 रुपया लेगा तो ये 2 रुपया लेगा। और 3 रुपया में ए कितना लेगा, 2 रुपया। 600 रुपया में ए कितना लेगा, आइए 2/3 गुना 600, 400 रुपया, यानी ए का हिस्सा क्या होगा 400 रुपया। ये आपका आंसर है। 40 दिन में कर सकता है, इस बात का तो यूज ही नहीं लेना है, हालांकि उसका यूज लेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन उसका आवश्यकता क्या है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, और ये सवाल भी बहुत आसान पूछा गया। किसी शहर की जनसंख्या 6400 है तथा जनसंख्या में वृद्धि 10% प्रति वर्ष होता है, तो 2 वर्ष बाद संख्या क्या होगी, उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। 6400, 1 साल बाद कितना जनसंख्या, आप कहिएगा 110%। अगले साल बाद फिर ये 10% बढ़ जाएगा तो 110% हो जाएगा, और इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 7744, मतलब 7744। 2 साल बाद जनसंख्या क्या, 7744। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, जो सवाल शायद जब से एग्जाम शुरू हुआ है लगभग हर दिन एक ना एक शिफ्ट में ये सवाल पूछा ही जा रहा है। यदि x और y मिलकर किसी काम को 12 दिन में, y तथा z मिलकर 16 दिन में तथा z तथा x मिलकर 24 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में यह काम करेगा। मतलब 1/12 काम किसका, ये x प्लस y का, 1/16 काम किसका, y प्लस z का, और 1/24 ये किसका काम, z प्लस x का। मतलब अगर इतना काम होता है तो इस काम को करने कौन कौन आया, x y, y z, z x। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, काम कितना होता है 48। एलसीएम इसका 48 होगा। 4 3 2, 4 3 7 2 9, यानी 2xy z जब आता है तो 9/48 काम होता है, और x प्लस y प्लस z आएगा तो कितना आएगा 9/96। ये किसका काम होगा, 9/96। 9/96 काम होगा तो समय कितना लगेगा, 96/9 दिन। इतना बटे 9 दिन में तीनों मिलकर काम समाप्त कर लेगा। इसी क्वेश्चन में पूछेगा z कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, तीनों के काम में x y को घटा देंगे। ये x y है ना, x y के काम, इसके काम को इस काम में घटा देंगे तो z का काम होगा। अगर y का काम चाहिए तो x z घटा देंगे, x चाहिए तो y z घटा देंगे, और ऐसे ही तीनों का अलग अलग मान निकालेंगे। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 12 तथा 20 से पूर्णतः विभक्त हो। हमको बताना क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। किससे, 10, 12, 20। तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम होगा क्या, 60। आप 60 से भाग लगा दीजिए, किसको, सबसे बड़ी संख्या को। जब सबसे बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे तो एक बार में क्या होगा, 60, यहाँ 9, यहाँ क्या 3, फिर 99, और फिर 6 बार में 360, यहाँ क्या 9, और यहाँ क्या 3। मतलब 39 शेष बच रहा है। अगर 39 इसमें हम लोग घटा लें तो क्या बचेगा, 069, 960। यानी 960 वह बड़ी संख्या है जो इन तीनों से विभक्त है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 960, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 10, 12 और 20 तीनों से विभाज्य है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, 3, 6, 9, 12, 15 का 25वां पद क्या होगा, या इसी में और भी कोई पद हो, nवां पद हो, जो भी सवाल हो उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। अभी एग्जाम में ये पूछा गया है, आपके एग्जाम में कुछ और हो सकता है।
तो पूछ रहा है यहाँ nवां पद, 25वां पद, तो 25वां पद का मान बताना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या होगा 3, n क्या होगा 25 माइनस 1 गुना 3। हम लोग a क्या जानते हैं, a पहला पद, d क्या जानते हैं सार्व अंतर, और nवां क्या है 25वां पद। वही मान यहाँ रख देंगे, ये आपका आंसर है 3 प्लस ये कितना 24, 24 तिया 72, 75, ये आपका आंसर होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, कोई धन SI की दर से 12 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो दर क्या है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, दुगुना मतलब क्या 100% ब्याज, दुगुना मतलब क्या 100% ब्याज, कितने वर्ष में 12 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना, यही आपका दर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में और कुछ करने का जरूरत है क्या। ऐसे क्वेश्चन में आप फॉर्मूला रखिएगा, वक्त बर्बाद होगा। दुगुना, दुगुना मतलब 100% ब्याज मिला होगा तब तो दुगुना हो गया होगा। और दुगुना किसको कहते हैं, 100 रुपया 200 रुपया बन गया तब तो दुगुना हुआ, और 100 अगर 200 बन जाता है तो ब्याज क्या हुआ 100%। और ये 100% आपको कितने साल में मिला, 12 साल में, एक साल में क्या मिला उसी को दर कहते हैं ना। यही आपका आंसर है। 4 से काटिए 3 बार में, 4 से 25 बार में, 25/3% आपका आंसर है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल है समबाहु त्रिभुज जिसका भुजा 10 दिया है और क्षेत्रफल पूछा है। इसमें हम लोग को कोई और दिमाग लगाना है क्या, क्षेत्रफल पूछा है, फॉर्मूला लगा दीजिए, √3/4 भुजा स्क्वायर 10 गुना 10, ये आपका आंसर है। और ये जिस फॉर्म में ऑप्शन है उस फॉर्म में चले जाइए। अगला सवाल है, एक चतुर्भुज के चारों कोण का मान दिया है रेशियो के फॉर्म में 2x, 4x, 6x, 8x, यानी 2, 4, 6, 8 के रेशियो में चारों कोण दिया हुआ था। तो एक कोण का मान होगा 2x, फिर 4x, फिर 6x, फिर 8x, और 2x, 4x, 6x, 8x, और सबको जोड़ेंगे तो होगा कितना 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का मान सबको जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20x बराबर 360, x बराबर 18, 2x बराबर क्या 36, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन CI की दर से 8 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो 24 वर्ष में यह राशि कितनी गुनी हो जाएगी। आपका धन P है तो 8 वर्ष में यह धन 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन यही कहता है ना, 8 वर्ष तक आप बैंक में छोड़ देते हैं तो धन चौगुनी हो जाती है, 8 वर्ष और छोड़ दीजिएगा तो फिर चौगुनी हो जाएगी, 8 वर्ष और छोड़ दीजिएगा तो फिर चौगुनी हो जाएगी। तो 24 वर्ष बीत गया, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है 24 वर्ष बाद कितनी गुनी, तो 24 वर्ष बाद कितनी गुनी, 4 चौक 16 चौक 64, आंसर होगा 64 गुनी, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर पर आवर है एवं धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के सापेक्ष 105 किलोमीटर जाकर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। 105 किलोमीटर जब जाएंगे तब हमारा चाल कितना हो जाएगा 9 + 1.5, और जब वापस आएंगे तब हमारा चाल कितना होगा 9 - 1.5, यानी 105/10.5, ये तो 10 बार में कटेगा, और यहाँ होगा 105/7.5, ये 14 बार में कटेगा, यानी कुल समय कितना 24 घंटा, यानी 105 किलोमीटर जाकर वापस आने में लगा समय 24 घंटा। अगला सवाल आपका। अगला सवाल आपका, एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार 30 मीटर दूर, एंगल कितना 30 डिग्री, तो ये चाहिए आपको h, तो ये आधार और ये ऊंचाई 10 से चलना होगा, 10 30 डिग्री बराबर क्या h/30, 10 30 का मान क्या 1/√3 बराबर h/30, इससे इसको काटिएगा 10√3 बार में, और h का मान 10√3, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है,
तो 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? देखिए 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा के मूल्यों का अनुपात 13:11:7, ये मूल्य का अनुपात है। मूल्य का अनुपात और सिक्कों का संख्या, सिक्कों की संख्या, ये दोनों अलग बात है। मूल्यों का अनुपात और सिक्कों का अनुपात दोनों एकदम दो बात है। जैसे देखिए, अगर आपके पास 1 रुपये का एक सिक्का है और 50 पैसे का 5 सिक्का है, तो रेशियो सिक्का का क्या दिख रहा है? 1:5। ये एक सिक्का है और ये 5 सिक्का है, तो सिक्कों का अनुपात 1:5। लेकिन मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये 1 होगा और इसका मूल्य 5/2 होगा ना, क्योंकि ये 2.5 रुपया होगा, तो मूल्यों का अनुपात 2:5 हो जाएगा ना। सिक्कों का अनुपात ये था, सिक्कों का अनुपात ये था, और मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मतलब जो सिक्कों का अनुपात होगा वही मूल्यों का अनुपात होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां मूल्य का अनुपात दिया है, ये इसको सिक्का में बदलेंगे तो क्या होगा? आपके पास अगर 13x रुपया है तो सिक्का भी 13x होगा, ये नहीं बदलता है। आपके पॉकेट में 10 रुपया है और सभी 1 का सिक्का है, तो कितना सिक्का होगा? 10 सिक्का। या 10 रुपया है, 10 सिक्का है तो रुपया कितना होगा? 10। ये नहीं बदलता है। 10 सिक्का हो तो 10 रुपया, 10 रुपया हो तो 10 सिक्का। अब 50 पैसा में अगर 11 रुपया आपके पास है तो 22 सिक्का होगा ना। आपके पास 1 रुपया है और सभी 98 का सिक्का है, तो सिक्कों की संख्या क्या होगी? 2। 5 रुपया है तो सिक्कों की संख्या 10, और 11 रुपया है तो सिक्कों की संख्या 10 डबल 22। आपके पास 7 रुपया है, सिक्कों की संख्या क्या? 28। क्यों? 1 रुपया है 4 सिक्का होगा, 2 रुपया है 2 गुना 4, 7 रुपया है तो 4 गुना। तो कहने का मतलब ये सिक्का 1 वाला, ये सिक्का 50 वाला और ये सिक्का 25 वाला, सब सिक्का को जोड़ लेंगे तो कुल सिक्का, और कुल सिक्का आपके पास दिया है 378। कोई परेशानी क्या? अब इसको जोड़ते हैं। 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 6, 63 x बराबर 378, और ये कट जाएगा 6 बार में, x बराबर 6, और 22x का मान कितना होगा? 22 गुना 6 यानी 132। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या? 132। अब यहाँ मान क्यों नहीं रखे हम? यहाँ मान रखते तो ये तो मूल्य है, तब मूल्य निकल जाता, और यहाँ रखेंगे ये सिक्का है तो सिक्का निकलेगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये सारी बात आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।